जय हिंद। आज का क्लास हमारा क्लास 10th पे होने वाली है। क्लास 10th की जो आप रसायन शास्त्र का चैप्टर जानते हैं, रसायन शास्त्र का आपका पहला चैप्टर है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की क्लास आज पूरी होने वाली है। तो इस वीडियो को वे सारे स्टूडेंट देख सकते हैं जो कि बिहार बोर्ड के BA/SCB की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, BA/SCB कक्षा 10th की जो स्टूडेंट भी हैं, जिनको भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से डर लगता है, उसके लिए यह वीडियो सफिशिएंट होने वाली है। तो वो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत ही बारीकी ढंग से PDF के मदद से आपको हर चीज़ को एकदम अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आने वाली है। और इस चैप्टर में इस जो है सो हम क्लास में हमको क्या सिखाने वाले हैं, तो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने जो है सो अध्याय 1 है। यह अध्याय 1 जो है सो आपको किस पे बातें करती है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में जो है सो यह चैप्टर आपसे बातें करेगा और हम जो है सो इसके बारे में आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने PDF को आगे की ओर बढ़ाते हुए। बिल्कुल ही आपको जो है सो PDF की मदद से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप जो है सो ऑफलाइन में या फिर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि डिजिटल बोर्ड का आनंद आप जो है सो यहाँ पर ले सकते हैं। रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं के बारे में हमने बातें की हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होता क्या है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने यही अराइज होना चाहिए कि जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हुए होते हैं, वो आखिर होता क्या है, तो उसके बारे में पहले आपको जानकारी होना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम आपको बताने की कोशिश करें तो कह सकते हैं इसका परिभाषा के तौर पे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के तदुपरांत, यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के बाद नए गुण वाले पदार्थों का जब निर्माण होती है तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक दूध ले लिए, हमने दूध ले लिए, यहाँ पे दूध डाल दिए और दूध में जो है हमने क्या डाल दिए हैं, जोरन। जोरन मतलब तो समझ रहे हैं जिससे दही बनता है, तो जोरन हमने इसमें डाल दिए हैं। तो दूध में अगर जोरन डाल दिए हैं तो ये बन जाएगा नया क्या चीज़, तो दही। अब ये दही जो बन गया है, ये जो पहला इसमें जो अभिकारक के रूप में जो दूध का हमने इस्तेमाल किए हैं, इस दूध का जो गुण होगा और इस दही का जो गुण होगा वो बिल्कुल ही क्या होगा, तो अलग होगा, मतलब नया होगा। यानी कि इसीलिए यहाँ पे परिभाषा में कहा गया है कि नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो जाए उस अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है सो हर चीज़ को समझाएंगे, आपको जो है सो अच्छा लगेगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप इसको देखिएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए आगे समझिए। रासायनिक अभिक्रिया को आपने अच्छे से समझ लिए, एक बार फिर से और इसको देखिए कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। अब उसमें देखिए जो नए गुण वाला इसमें भाग लेता है तो उसके लिए कहा गया है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसी को अभिकारक कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो आपको बताना है अभिकारक के लिए कि अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेती हैं अभिक्रिया में, यानी कि इस जो है सो प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस को, जैसे दूध से दही बना रहे हैं या फिर जो है सो हम मान लेते हैं पानी है और पानी में चीनी मिला करके अगर हम शरबत तैयार कर रहे हैं, पानी में अगर हम चीनी मिला करके शरबत तैयार कर रहे हैं तो इस शरबत जो बन रही है, शरबत, ठीक है ना। तो इस शरबत में कौन कौन सी भाग ले रही है सब क्रिया में, तो पानी भाग ले रही है और चीनी भाग ले रही है। तो ये पानी और चीनी क्या हो जाएगा, इसका अभिकारक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अभिकारक, क्योंकि इस अभिक्रिया में शरबत बनने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में पानी और चीनी जो है मुख्य रूप से अपना रोल अदा कर रही है। इन दोनों के मिश्रण के बाद ही जो है सो शरबत बनती है। तो यहाँ पर जो है सो पानी और चीनी क्या हो जाएगा, तो अभिकारक हो जाएगा। और इस दोनों को मिला देने के बाद, पानी और चीनी दोनों को आपस में एक साथ मिला देने के बाद, घुला देने के बाद जो नया पदार्थ शरबत बन रही है जिसका गुण इस अभिकारक के गुणों से बिल्कुल अलग होने वाला है, इसका जो नाम होगा वो उत्पाद कहलाएगा। क्योंकि इन दोनों के प्रोसेस के बाद ही जो है सो शरबत बन पाया है, तो इस शरबत को हम उत्पाद का नाम देंगे। तो उत्पाद का परिभाषा देंगे हम यहाँ से, क्या देंगे उत्पाद का परिभाषा, तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है
उससे उत्पाद कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग लेता है ना, उसको क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। इसको केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें एक उदाहरण के द्वारा, तो हम कह सकते हैं इसमें, जैसे कि हाइड्रोजन ले लिए, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है। अब हाइड्रोजन का हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिए, O2 के साथ अभिक्रिया करा दिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तो दो अभिकारक हो जाएगा। और इसके फलस्वरूप का बन जाता है इसमें ऑक्सीजन, सॉरी ये जल बन जाता है। क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो जल का जो निर्माण होता है वो दो तत्वों से मिलकर होता है, एक हाइड्रोजन होती है और दूसरा ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको समझना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा अभिकारक। और ये जो जल का निर्माण हुआ है, ये जल क्या कहलाएगा, तो ये उत्पाद कहलाएगा। यही हम जो है सो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए गुण वाले पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। क्लियर होगी बात। तीन चीज़ को हमने अभी अच्छे से समझाए हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, दूसरा अभिकारक किसे कहते हैं, और तीसरा उत्पाद किसे कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह तीनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे आप पूछ भी सकते हैं, हम आपको इसका उत्तर भी दोबारा ज़रूर देंगे अगर आप हमें कमेंट करके पूछते हैं तो। आइए इसका कुछ उदाहरण के बारे में भी देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या उदाहरण है, उस उदाहरण को समझिए। बहुत ही अच्छा हम आपको जो है सो पहले ही बता दिए हैं कि PDF के मदद से आपको जो है सो हर चीज़ को अच्छे से समझाने वाले हैं, बारीकी ढंग से समझाने वाले हैं। और जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट जो है सो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जो है सो दिन दूनी रात चौगुनी अपनी जो है सो प्रोग्रेस कर सकते हैं अच्छे से पढ़ाई करके। बिहार बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम है होने वाला है या होगा, उसमें आप जो है सो हमेशा 450 प्लस नंबर लाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। अगर आप इस प्रकार से पढ़ाई करते हैं PDF जैसे कि हम आपको जो है सो हर चीज़ को बारीकी ढंग से डिजाइन करके लाए हुए हैं, तो आप यहाँ से अच्छी अपनी जो है सो तैयारी कर सकते हैं। समझ गए ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको समझिए। इसका उदाहरण में हमने बताया है कि उदाहरण में क्या हम होता है, तो जैसे कि भोजन का पाचन एक कैसी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। इसे में आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको बताना होगा कि भोजन का पाचन जो है कौन सी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी है, तो रासायनिक अभिक्रिया ये हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना, ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से केवल यही नहीं बल्कि और भी जो भी तत्व यहाँ पर हमने उदाहरण लिए हुए, जैसे कि शोषण का मतलब ही हुआ कि जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं वही क्या कहलाता है, तो शोषण कहलाता है। या शोषण भी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। और भोजन जो हम लोग मुँह में डाल करके रोटी सब्जी या दाल चावल जो भी हम लोग खाते हैं वो सभी क्या है, भोजन है। इस भोजन को जब पेट के अंदर चला जाता है ना, तो इसमें जो है सो इसका पाचन होता है। तो यह पाचन जो होती है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, तो ये भी जो है सो आपका क्या कहलाएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि शोषण भी क्या कहलाएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। और तीसरा उदाहरण इसका ध्यान में रखना है कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जो जंग लगती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर लोहे का फॉर्मूला होता है Fe, लोहे का फॉर्मूला क्या होता है Fe। और जंग क्यों लगता है, क्योंकि इसको अगर खुली वायु में ऑक्सीजन में इसको छोड़ दिया जाएगा तो इसमें जंग लग जाएगा, और जंग लग जाने के FeO बन जाता है, फेरस ऑक्साइड बन जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो है सो रासायनिक सूत्र भी लिख दिए हमने, रासायनिक समीकरण भी। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसी जो है सो टॉपिक में आपको आगे समझना है। यहाँ पे हमने क्या बोले हैं कि लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगने की कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये भी रासायनिक समीकरण हो जाएगा। चौथा उदाहरण है आपके लिए कि मैग्नीशियम फीते का जलना। मैग्नीशियम फीता जो जलती है वो भी किसका उदाहरण है, तो यह भी आपको रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। और अभी जस्ट हमने एक उदाहरण देकर के आपको समझाया है कि दूध से दही हमने बना लिए हैं, तो दही का बनना भी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। तो सभी का सभी ये जो भी उदाहरण यहाँ पर दिया गया है ये सभी किसका उदाहरण है, तो सभी का सभी आपका रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये पाँचों का पाँचों उदाहरण को आपको रट लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है सो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो उस वक्त आपको अगर याद रहता है तो आप जो है सो सही से टिक लगा करके आएंगे और आपका नंबर जो है सो पक्का बन जाएगा। तो इसलिए इसको याद रखना है। ये सभी के सभी कौन सी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। कंप्लीट हुई, इतनी बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको सिखाते हैं। जैसे कि आगे यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण। अब इसके बारे में समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण क्या होता है। तो इसके लिए हम जो है 4 पॉइंट लेकर के आपके सामने रखे हुए हैं। जैसे कि देख सकते हैं, पहला जो है सो
अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होती है। जैसे हमने अभी जस्ट बोले हैं कि अगर हम हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, इन दोनों का रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो नए पदार्थ, नए गुण वाला जो पदार्थ बनेगा वो जल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। फिलहाल यह संतुलित नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि संतुलित करने के लिए हम अभी जस्ट सिखाने वाले हैं तो वहाँ बता देंगे। या फिर यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम बातें करें तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अभी नहीं, चलिए छोड़िए इसको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम यहाँ भी 2 डाल दिया, यहाँ भी 2 डाल दिया। अब ये 2 आया कैसे, क्यों डाला गया है, तो इतनी बातें जो है सो हम आपको समझाएंगे इसी वीडियो के अंत में, जो कि आपको जो है सो संतुलित समीकरण के बारे में सिखाया जाएगा। उस वक्त आपको हम समझाने वाले हैं। फिलहाल इसमें समझिए इतना कि यहाँ जो है सो अवस्था में परिवर्तन होती है। तो अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब ये जो है सो एक अवस्था है हाइड्रोजन का, दूसरी अवस्था है ऑक्सीजन का। इन दोनों का जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ही बन पाया है जल। H2O एक जल का सूत्र होता है, जल का अनुसूत्र होता है। तो ये जल, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो चुका है। अब यह जल जो है ना हाइड्रोजन रहा ना ऑक्सीजन रहा, इसके नया अवस्था बन गया है जो कि H2O के नाम से, जल के नाम से जानी जा रही है। इसलिए कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जैसे इसकी अवस्था में परिवर्तन होती है। साथ ही साथ क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है। अब रंग में हाइड्रोजन का रंग कुछ और होगा, ऑक्सीजन का रंग कुछ और होगा, लेकिन इस दोनों के संयोजन से जो नया तत्व बन पाया है, नया जो यौगिक बन पाया है, अणु बन पाया है, वो H2O जल बन पाया है। तो यह जल का जो रंग होगा वो क्या होगा, तो डिफरेंट होगा इन दोनों की तुलना में। इसलिए इसमें कहा गया है कि इसकी अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ रंग में भी परिवर्तन होती है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर बात समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर जो है सो बताइए कि सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। तीसरा पॉइंट कहता है इसमें कि तापमान में परिवर्तन। अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके तापमान में, टेम्परेचर में भी डिफरेंट देखने को मिलती है। इसलिए इसमें कहा गया है कि फ्रिक्शन में क्या होती है, तापमान में परिवर्तन भी होती है। साथ ही साथ चौथी अवस्था है कि इसका गैस का उत्सर्जन भी होता है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जैसे इसमें गैस का भी उत्सर्जन होती है, यानी कि गैस भी बाहर निकलती है। जब भी कभी भी आप लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि कोई भी क्रियाकलाप होती है तो उसमें कुछ ना कुछ जो है सो अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता ही है। तो इसलिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो उसमें गैस का भी उत्सर्जन देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से 4 जो है इसका फ्रैक्शन है। इन फ्रैक्शनों को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी फ्रैक्शन है, तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। 4 इसका जो है सो फ्रैक्शन है, ध्यान में रखिएगा। इन चारों को आपको काम आएगा। एग्जाम में जैसे यही सारी क्वेश्चन आपसे बन पाता है और पूछ पाता है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखते हैं तो यकीन मानिए आपका जो है सो तैयारी बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए एक रासायनिक समीकरण के द्वारा जो है सो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फ़िलहाल हम तो समझा दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जो है सो PDF की मदद से इसको फिर से एक बार आपको सिखाते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, रासायनिक जो परिवर्तन है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, शब्द समीकरण, यानी कि जो हिंदी में इसका ट्रांसलेट है, जो भी हमने उसका जो सूत्र बताए हैं, तत्व का जो संकेत होता है, संकेत की मदद से, फॉर्मूले की मदद से, उसके बाद उसका जो हमने अभी सिखाए हैं, जैसे कि H2 + O2 और गिब्स लगा करके H2O हमने बोल दिए हैं। यह एक संकेत है, संकेत के माध्यम से जो है सो आपको यहाँ पर सिखाया गया है। लेकिन इसको शब्दों के रूप में भी लिख करके भी आप जो है सो डिनोट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ज़रा देखिए यहाँ पर ध्यान से दिया हुआ है कि जैसे जिंक है, जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक नए गुण वाले पदार्थ बनता है जिसका नाम होगा जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है इससे विमुक्त होगा। तो जिसमें अभिक्रिया कर रही है, जो भी तत्व इसके साथ अभिक्रिया कर रही है उसको अभिकारक कहते हैं, LHS कहते हैं। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बन के सामने आएगा, जैसे कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये उत्पाद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, तो उत्पाद कहलाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, समझ गए। अब देखिए इसी चीज़ को जो हम संकेत के रूप में लिखेंगे, संकेत दे करके बताएंगे कि कैसे इसको, हालांकि हिंदी में भी इसको हम जो है सो समीकरण को लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें लंबा लंबा शब्द भी लिखना पड़ता है। हिंदी में लिखना थोड़ा कठिन भी होता है और सभी पूरे विश्व में जो है सो हिंदी भाषा नहीं चलती है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता है। इसी की तुलना में इसका संकेत जो होता है, इसको लिखने में भी आसानी होता है, इसका जो है सो
कम जगह छेकता है। इंक स्याही जो होती है हमारी पेन की जो नीब जो स्याही होती है, इंक जो होती है, उसकी भी खर्च कम होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि रासायनिक समीकरण को जैसो उनके संकेत में लिखना उचित माना जाता है जबकि पूरा नाम नहीं। तो आपको ये सारे कारण बताना है। तो इसमें जो है सो स्याही कम लगता है, इसमें जगह कम छेकता है, जो पेज होती है उसमें जगह कम छेका जाता है, पूरे विश्व में इसका प्रचलन है। तो ये तमाम प्रकार की आपको जो है सो बातें लिखना पड़ेगा। फिलहाल संकेत के बारे में यहाँ पर देखिए, संकेत में कैसे इसको समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, जैसे कि अभी हमने जस्ट देखे कि जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे थे, तो जिंक का फॉर्मूला होता है Z, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो यह जो है इसका फॉर्मूला होता है, यह क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब इस दोनों को जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो जिंक सल्फेट बनेगा। ZnSO4 क्या है, तो जिंक सल्फेट है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन जो हमने देखे थे कि मुक्त हो रहा था यहाँ से, और यह जिंक सल्फेट जो बन रहा था, वही चीज़ यहाँ पे संकेतों के रूप में लिख करके आपको बताया गया है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। चलिए इतना आप समझ गए। अब इसके बाद आगे की टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा कुछ और आने वाला है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं रासायनिक समीकरण। हमने इस रासायनिक समीकरण का भरपूर यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जानना तो पड़ेगा कि आखिर ये रासायनिक समीकरण है क्या, जिसको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण का परिभाषा के रूप में आपको अगर पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो किसके द्वारा निरूपित की जाती है, तो रासायनिक समीकरण के द्वारा ही। जैसे कि अभी हम जस्ट समझाएं आपको कि Zn प्लस H2 Zn प्लस एक सेकेंड Zn प्लस H2SO4 गिब्स क्या हो जाएगा, तो ZnSO4 प्लस H2। यह जो हम लिख रहे हैं यह पूरे के पूरे एक रासायनिक समीकरण है, और इस रासायनिक समीकरण के मदद से क्या किया गया है, तो रासायनिक अभिक्रिया को रूप दिया गया है। रासायनिक अभिक्रिया को इस फॉर्म में जो है सो निरूपित किया गया है। इसी चीज़ को आपको समझाया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। समझ गए। रासायनिक समीकरण आगे इसमें कहते हैं कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखी जाती है। भौतिक अवस्था क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई पदार्थ अगर ठोस है तो ठोस के लिए हम उसमें S का प्रयोग कर लेते हैं, ठोस के लिए S का प्रयोग कर लेते हैं। अगर कोई पदार्थ द्रव्य है तो द्रव्य के लिए हम इंग्लिश वर्ड करते हैं लिक्विड, तो लिक्विड को हम स्मॉल l से डिनोट कर सकते हैं। तो ये इसका भौतिक अवस्था है, इसके साथ कहता है डिनोट किया जाता है। आप कैसे डिनोट करते हैं इसको नीचे हम समझाएंगे। फिलहाल तो आपने यहाँ पे समझ लिए हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण के बारे में एक बार फिर से हम अगर आपको समझाने की कोशिश से करें तो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के प्रतीक या अभिकारकों या उत्पादों के रासायनिक सूत्र की भौतिक अवस्था के साथ लिखी जाती है। क्या इतनी बात आप लोगों ने समझ लिए। चलिए आगे देखिए। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। इसको जैसे तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। समझ गए। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि इसको जो है सो ऊपर या नीचे तीर के निशान, जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर कोई भी फार्मूला हम लिख रहे हैं, जैसे कि H2O लिख लिए, आप प्लस O2 लिख लिए, और गिब्स हमने एक जो है सो इसका उत्पाद के रूप में बना दिए H2O। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं इन दोनों के बीच ताप लगा, अगर मान लिए सपोज दैट ताप आ रही है तो यहाँ पर तीर के निशान के ऊपर हम ताप लिखेंगे, या फिर इसके नीचे में हम इसको क्या लिखेंगे, ताप लिखेंगे। तो यही कह रहा है इसमें कि आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक जो भी चीज़ की आवश्यकता होगा वो हम तीर के निशान के ऊपर या फिर नीचे जो है सो दर्शाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे समझिए। इसमें कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अभी जस्ट हमने जैसे कि बोले थे कि अगर एक रासायनिक समीकरण हम लिख लिए हैं H2 प्लस O2 गिब्स अगर हमने लगा दिए हैं H2O यहाँ पर उत्पाद के रूप में आ चुका है, तो इसको अब संतुलित कैसे किया जाएगा, उस संतुलित करने का कुछ प्रोसेस बताया गया है। उस प्रोसेस को आपको इसमें समझना है। प्रोसेस क्या है, पहले इसको जो है सो PDF की मदद से देखिए, फिर हम आपको जो है सो अपनी ओर से समरी के रूप में एक शॉर्ट संक्षिप्त के रूप में, जिससे कि आप तुरंत समझ ही जाएं, वैसा आपको समझाने वाले हैं।
इसके लिए कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होती है और ना ही या विनाश होती है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान में रखना है। रासायनिक अभिक्रिया आगे कहते हैं इसमें और क्या कहते हैं तो समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक एवं पश्चात यानी कि उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो भी तत्व होता है वो अभिकारक कहलाता है और रासायनिक प्रक्रिया के बाद का जो निर्माण हो जाता है तत्व उसको क्या कहते हैं तो उत्पाद कहते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, जो भी तत्वों का परमाणु संख्या वो समान होनी चाहिए। जस्ट लाइक हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर एक तत्व हमने ले लिए हैं H2 और दूसरा ले लिए हैं ऑक्सीजन O2, तो इन दोनों की जो परमाणु संख्या होगा वो दोनों ही क्या होना चाहिए तो समान होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन अगर हम इसके अभिकारक में LHS वाले पार्ट में देखते हैं तो 2 ऑक्सीजन है, जबकि इधर देखते हैं तो 1 ऑक्सीजन है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों की परमाणु संख्या को हमें बराबर करना पड़ेगा, ऐसा इसने कहा है। साथ ही साथ हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 इधर भी है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 इधर भी है। यहाँ पर 2 लगा, हालांकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है लेकिन यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर समझना कि डबल हाइड्रोजन है, इधर भी डबल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो मैच कर रही है लेकिन यहाँ पर क्या मैच नहीं किया तो ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को मैचिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो इसको 2 पुराने के लिए यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 लगाए तो ऑक्सीजन तो यहाँ से डबल हो गया, ऑक्सीजन तो पुर गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 पुर गया, लेकिन अंतर जो है यहाँ पर गड़बड़ी क्या हो गया तो गड़बड़ी यहाँ पर ये हो चुका है कि हाइड्रोजन अब 2 दूनी 4 हो चुका है। अब ये हाइड्रोजन 2 नहीं रहा, यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो चुका है, तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गया है, ऑक्सीजन डबल हो गया है, तो ऑक्सीजन डबल इधर तो पुर गया लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 ही है, तो इसको भी हमें 4 पुराना पड़ेगा। तो 4 पुराने के लिए हम इसके बगल में यहाँ पे भी क्या करेंगे 2 लगा देंगे। अब इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो है टोटल के टोटल 4 हो चुकी है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो चुकी है, ऑक्सीजन यहाँ से देखते हैं तो डबल हो चुकी है, ऑक्सीजन यहाँ से भी डबल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण जो है सो कंप्लीट हो जाती है, संतुलित हो जाती है। तो ऐसे कहते हैं संतुलित करने के लिए। क्या आपको ये बातें समझ में आया कि कैसे इसको संतुलित किया जाता है? हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके भी आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर इसको एक बार फिर से समझा दिया जाए, नहीं समझ में आया, हम उसको दोबारा फिर से आपको समझाने की कोशिश से करेंगे। आगे यहाँ से सीखना है चरणबद्ध संतुलित करना। अब कैसे संतुलित किया जाता है उसके लिए यहाँ पर पूरा का पूरा PDF के रूप में आपको समझाया गया है कि कैसे कैसे इसको डिजाइन किया गया है, कैसे कैसे इसको बनाया जाता है, उसको हम लिखित रूप में भी आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। तो यहाँ से जो है सो अगले पार्ट में हम आपको देने वाले हैं। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं क्योंकि छोटा छोटा वीडियो करके आपको देते रहते हैं तो अच्छा भी लगता है और आप जो है सो कहीं ना कहीं इस पूरे वीडियो को देख भी पाते हैं। लंबी वीडियो हो जाने के बाद आपको भी जैसे मन उब जाती है देखते देखते, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रोकने चाहेंगे और इसके आगे की पार्ट जो है सो दूसरे पार्ट में आपको जो है सो डाला जाएगा। अगर इस पर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो ज़रूर हम अगला वीडियो बनाएंगे, अगर अच्छा रिस्पांस नहीं देंगे तो फिर मजबूरन मुझे इस वीडियो को यहीं तक रखना पड़ेगा और इसके आगे की क्लास दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाएगा, इस पे नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, हमें कमेंट से ही मोटिवेट मिलती है कि आपका रिस्पांस अच्छा आने चाहिए, अच्छा आएगा तो फिर काम करने में आनंद भी आता है। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर लीजिएगा। यह क्लास केवल क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि क्लास 10th के लिए तो सफिशिएंट और अच्छी बेहतरीन तो है ही, साथ ही साथ क्लास 12th के भी जो भी स्टूडेंट है उसके लिए भी है, क्लास 9th के जो स्टूडेंट है उसके लिए भी ये सफिशिएंट होने वाली है। और जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी है जो क्लास रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि बेसिक नीड जो है वो सारी नीड NCERT बुक में ही आपको दिया हुआ रहता है और बेसिक नीड को समझ के ही आप जो है सो हाई लेवल की क्लास को समझ सकते हैं। तो समझ गए ना? तो इस चीज़ों को आपको समझना, ये NCERT इसका बेस होती है, इस बेस को समझिए, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। तो कैसा लगा क्लास ज़रूर हमें कमेंट करके बोलिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।